हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट है रिटर्न भरने के बाद कितने दिन में मिलता है रिफंड, देरी पर क्या है आपके कानूनी अधिकार। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में, जैसे फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, टीडीएस, डिडक्शन, एग्जम्पशन आदि अक्सर सुनने में आते हैं, लेकिन आम लोग इनके बीच का फर्क ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। असेसमेंट ईयर 2025 से 26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस बार रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जैसे जैसे फाइलिंग की संख्या बढ़ रही है, टैक्स पेयर्स के मन में सवाल उठ रहा है कि रिफंड कितने समय में और कब मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक आयकर विभाग ने प्रक्रिया में ऑटोमेशन और सुधार के जरिए रिफंड जारी करने का औसत समय घटाकर 10 दिन कर दिया है। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि यह महज औसत है, कई मामलों में रिफंड कुछ ही दिनों में मिल जाता है। वहीं कुछ मामलों में जांच या तकनीकी कारणों से हफ्तों या महीनों की देरी हो सकती है। कानूनन जटिल मामलों में टैक्स विभाग को आकलन वर्ष खत्म होने के बाद 9 महीने तक का समय मिल सकता है। इसका मतलब है कि दिसंबर 2026 तक भी रिफंड जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर रिफंड में क्यों हो सकती है देरी। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि इसके कुछ रीजंस है जिससे आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। सिर्फ ITR फाइल करना पर्याप्त नहीं है, जब तक ई-वेरिफिकेशन नहीं होगा प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। और अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम ITR को प्रोसेस होने से रोक सकता है। और नेक्स्ट रीजन इसका ये भी है, अगर फॉर्म 26AS में दिखाए गए टैक्स और ITR में दर्ज आंकड़ों में अंतर है तो केस स्क्रूटनी में जा सकता है। नेक्स्ट, रिफंड सीधे खाते में आता है, गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड से ट्रांजेक्शन फेल हो सकती है। और एक रीजन इसका ये भी है, अगर विभाग ने कोई ईमेल या नोटिस भेजा और करदाता ने जवाब नहीं दिया तो रिफंड रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कि रिफंड में देरी से बचने के लिए क्या करें। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि टैक्स पेयर्स को रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद उसे ई-वेरीफाई करना चाहिए। इसके लिए आधार, OTP, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही सुनिश्चित करें कि पैन और आधार लिंक हो, TDS और आय से जुड़ी जानकारियां बिल्कुल सटीक भरी गई हो, साथ ही बैंक डिटेल्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि रिफंड देरी पर आपके कानूनी अधिकार क्या हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रिफंड 30 दिन के भीतर जारी नहीं किया गया है तो टैक्स विभाग को हर महीने के हिसाब से 6% सालाना की दर से ब्याज देना पड़ता है। ये ब्याज रिफंड की रकम पर तब तक लागू होता है जब तक वह आपके खाते में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता। और अगर AO मतलब जांच अधिकारी जानबूझकर आपके रिफंड प्रोसेसिंग में देरी करता है तो आप इसके खिलाफ CBDT या आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। और आपको अपने रिफंड की स्थिति ऑनलाइन देखने और उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जानने का कानूनी अधिकार है। आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर या NSDL के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। और अगर रिफंड में लगातार देरी हो रही है तो आप ई-निवारण प्रणाली के तहत आयकर विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये विभाग की आधिकारिक शिकायत निवारण प्रणाली है। और अगर आपके रिफंड में हद से ज्यादा और बेवजह देरी हुई है और सभी प्रशासनिक उपाय असफल रहे हैं तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। कई मामलों में कोर्ट ने टैक्स पेयर्स के पक्ष में आदेश दिए हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनकम टैक्स से कुछ ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं जैसे फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, TDS, डिडक्शन, एग्जेम्पशन आदि अक्सर सुनने में आते हैं, लेकिन आम लोग इनके बीच का फर्क ठीक से समझ नहीं पाते हैं। सही टैक्स प्लानिंग और रिटर्न भरने के लिए इन शब्दों का मतलब जानना जरूरी है ताकि हर व्यक्ति बिना कंफ्यूजन के अपनी इनकम और टैक्स को समझ सके। इनकम टैक्स से जुड़े कई शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे ही शब्दों को आसान भाषा में समझा रहे हैं ताकि आपको टैक्स समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की। फाइनेंशियल ईयर यह वह साल होता है जब आप कमाई करते हैं और टैक्स भरते हैं। यह हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। जैसे अगर आपने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच कमाई की तो वह 2024 से 2025 आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर की। यह फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला साल होता है जिसमें आपकी
इनकम की जांच होती है और ITR फाइल की जाती है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के लिए असेसमेंट ईयर होगा 2025 से 2026। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम की। ग्रॉस टोटल इनकम यह आपकी सभी कमाई का योग होता है। इसमें सैलरी, किराए से इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम, ब्याज या अन्य सोर्स से इनकम शामिल होती है। अब अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से धारा 80C से 80U तक के तहत मिलने वाली छूटों को घटा देते हैं तो जो अंतिम इनकम बचती है वही आपका टोटल इनकम होती है जिस पर टैक्स लगता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एडवांस टैक्स की बात करें, अगर आपकी साल की टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है TDS काटने के बाद, तो आपको फाइनेंशियल ईयर में ही टैक्स किस्तों में देना होता है, जिसकी तारीखें हैं 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। देर से पेमेंट करने पर 1% मंथली जुर्माना आपको इसमें लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स की। जब आप रिटर्न फाइल करने से पहले अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि कुछ टैक्स बाकी है तो आप उसे स्वयं चुकाते हैं। इसे असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करने से पहले भरना होता है। अब बात करते हैं TDS और टोटल टैक्स की। सबसे पहले TDS के बारे में बात करते हैं। जब आपकी कमाई पर पहले ही टैक्स काट लिया जाता है, जैसे नौकरी की सैलरी से या बैंक ब्याज से, तो उसे TDS कहते हैं। अलग अलग इनकम के स्रोत पर कटौती की दर अलग होती है। अब टोटल टैक्स की बात करते हैं। यह आपकी सारी कमाई पर लगने वाला कुल टैक्स होता है। इसमें वो टैक्स भी जुड़ता है जो TDS से कटा नहीं था। इस बाकी टैक्स को आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में चुकाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जम्पशन और डिडक्शन की। एग्जम्पशन मतलब छूट। यह आपकी किसी खास प्रकार की इनकम को टैक्स से बाहर करती है, जैसे HRA, LTA या टैक्स फ्री बॉन्ड से ब्याज। यह आमतौर पर सेक्शन 10 या 54 के तहत आती है। अगर डिडक्शन मतलब कटौती की बात करें तो यह आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम से कटौती होती है, जैसे ATC के तहत LIC, PPF में निवेश या ATD के तहत मेडिकल इंश्योरेंस पर खर्च। इन सभी टैक्स शब्दों का अपना अलग महत्व है। अगर आप इनका सही मतलब जान लेंगे तो टैक्स की प्लानिंग करना आसान हो जाएगा और आप अपने पैसे भी बचा सकेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।